ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग 11th केमिस्ट्री बॉयज़ सेक्शन में जो पेपर हुआ था उसे डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर आपको 4 सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, डेफिनेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और टोटल 10 क्वेश्चन हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, तो सेक्शन ए 10 मार्क्स के हो गए। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो सेक्शन बी 18 मार्क्स के हो गए। सेक्शन सी में भी 9 क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर टाइप, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, तो सेक्शन सी 27 मार्क्स के हो गए। और सेक्शन डी में 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, तो टोटल 15 मार्क्स के हो गए। और सेक्शन डी के ईच क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे और ठीक है ना, इंटरनल चॉइस मिलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, इन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू प्रोड्यूस एज मेनी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। बच्चे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, और एक एलिमेंट का अगर मास फिक्स कर दें जो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, तो दूसरे एलिमेंट के मास जिससे फिक्स्ड मास कंबाइन कर रहा है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। तो क्वेश्चन में बोला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बहुत सारे ऑक्साइड बनाएंगे, एकदम सही है। तो इसका आंसर ट्रू होगा, इन्होंने गलत लिखा था, इसका इनकरेक्ट है, इसका आंसर ट्रू होगा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस, सबसे ज़्यादा रेडियस कौन होगा, लार्जेस्ट रेडियस किसका है? सोडियम है। सोडियम के बाद होता है मैग्नीशियम, उस पर भी 2+ चार्ज है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, और पोटासियम सोडियम के नीचे है। ऊपर से नीचे आने से साइज बढ़ेगा, लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करेगा। तो इधर डिक्रीज करेगा तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। लार्जेस्ट में लार्जेस्ट होगा पोटासियम, इसने भी लिखा है, हमने रेफरेंस के लिए एक बच्चे का पेपर शेयर किया है। ठीक है, और उसमें बताऊंगा कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4, किसकी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा होगी? तो 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी देखेंगे उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अगर 4 से ज़्यादा है तो पक्का 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी शो करेगा। और अगर वैकेंट 4 से ज़्यादा होने के बाद उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होना चाहिए। तो बेरिलियम तो नहीं होगा, इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। बोरोन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी काउंट करें तो 4 होगा। ठीक है, और फॉस्फोरस में देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैकेंट 3d 0 है। सल्फ़र में भी 3d 0 है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फॉस्फोरस और सल्फ़र दोनों 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी शो करेगा, एकदम इन्होंने करेक्ट आंसर लिखा है। ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दिया है A2 + B2 2AB गैस। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में जो रिलेशन होता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। तो डेल्टा Ng क्या होगा, डेल्टा Ng की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो डेल्टा Ng देखो, प्रोडक्ट में 2 है गैस, रिएक्टेंट में 1 और 1, 1 + 1 ये भी 2 हो गया। तो डेल्टा Ng 0 है तो ये 0 होगा। तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा यू, इन्होंने सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होगा जो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो सब्सटेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड इन दिस वे रिड्यूस अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, एकदम सही है बच्चे। अब इसका एग्जांपल भी दे सकते हो, वैसे ऑब्जेक्टिव है तो डेफिनेशन लिख के छोड़ देंगे, कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिमिलरली सब्सटेंस विच दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोनेट आयन। तो जिसका निकालना है, कार्बन का x मान लो, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 × -2 = -2। तो x - 6 -2 हो गया, तो x की वैल्यू -2 + 6 + 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने +4 लिखा है, सही है। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, माइनस वाला तो नहीं होगा। AlCl3, एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल होगा।
आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है वो निकालना है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है और यहाँ पे देखो क्लोरीन का -1 हो गया, तो 0 से -1 क्या हो गया इसका, 0 से -1 का मतलब क्या हो गया इसका, डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यहाँ पे क्लोरीन का 0 है, यहाँ पे देखो +4 है, तो 0 से +4 सेम क्लोरीन एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और इस क्लोरीन का देखो NaClO2 है, +1 -4 +3 हो गया, यहाँ पे +3 से +4 इस क्लोरीन का भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे देखो तो रिडक्शन हो रहा है, तो क्लोरीन एटम ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड दोनों हो रहा है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन बी है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ बोर रूल। तो देखो इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बाय दिस रूल वी कैन प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एटम्स। एकदम सही लिखा है, और इसमें ये भी लिख देंगे इट इज़ बेस्ड ऑन N+L रूल। 2 मार्क्स में है तो इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ बेस्ड ऑन N+L रूल। ठीक है, सही है, इतना भी सही है, 2 मार्क्स में काफ़ी है। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, डिस्कस स्ट्रैंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, अलोंग द पीरियड, अब इसमें इसका ट्रेंड बताया है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनर्जी सेल। एकदम सही लिखा है इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, स्टेट हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन स्टेट्स दैट टोटल इंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन इज़ द सम ऑफ इंथैल्पी चेंज इन इंडिविजुअल स्टेप्स। जैसे कि हमारा रिएक्शन है A to B, अगर एक ही स्टेप में होगा तो ΔH1 हीट चेंज हो रहा है, दूसरे बार में क्या किया, A से C ΔH2, C से B में ΔH3, तो ΔH1 इक्वल होगा ΔH2 प्लस ΔH3 के। एकदम सही लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज एरोमेटिसिटी, व्हाट आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है और इसकी कंडीशन। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो हक्केल रूल को फॉलो करता है। ठीक है, और हक्केल रूल के 4 कंडीशंस हैं वो लिखना है। तो एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेटेड साइक्लो अल्कीन्स विच एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड इट फॉलोज हक्केल रूल। इसमें ये भी लिख लेते हैं, एंड इट फॉलो, इसमें ये भी लिख देंगे हक्केल्स रूल, इट फॉलोज हक्केल्स रूल, ये हक्केल रूल को भी फॉलो करेगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉलो हक्केल रूल, लिख दिया, एकदम सही बात है बच्चे। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी रिंग, प्लेनर होना चाहिए, रिंग होना चाहिए मतलब साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए मतलब पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डिलोकलाइज, डिलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को 4n+2 से इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। एकदम सही लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन, बेंजीन का कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा और बाय प्रोडक्ट में वाटर आएगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये लिखना कंपलसरी है, एनहाइड्रस मीडियम में ही होगा, तो इन्होंने तो छोड़ दिया लिखना, ये गलत हो जाएगा इसका, ब्रोमीन प्लस HBr, इसमें 1 मार्क्स कट जाएगा। बेंजीन से बेंजीन ही नहीं बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। और AlCl3 लिखेंगे हेलोजिनेशन में तो एनहाइड्रस लेंगे, क्लोरीनेशन क्लोरीन भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हेलोजिनेशन लिखा है तो यहाँ पे X लिखना चाहिए, ब्रोमीन ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें ब्रोमिनेशन लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑफ एन अल्केन हैज ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ब्रांचिंग होने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज करेगा लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। ड्यू टू ब्रांचिंग द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज विच मेक्स इट कॉम्पैक्ट। सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, नहीं सही है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा ब्रांचिंग से, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, सही लिखा है। क्योंकि ब्रांचिंग होने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम होगा जिसके कारण कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो
क्लोज पैकिंग अच्छी होगी और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। सही लिखा इन्होंने, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव IPAC नेम ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। CH3CN, CH3CN मिथाइल साइनाइड कॉमन नेम है बच्चे। IPAC नेम होगा, 2 कार्बन का चेन बन रहा है, तो इथेन नाइट्राइल। IPAC नेम क्या लिखेंगे इसका, इथेन नाइट्राइल। ठीक है। HCHO मिथेनल, ये सही है, पहला वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, an intensive property does not depend on an intensive property is a property that does not depend on the amount of matter। हाँ सही है, जो मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा वो इंटेंसिव होगा, जो डिपेंड करेगा वो एक्सटेंसिव होगा। एक्सटेंसिव एडिटिव होता है, इंटेंसिव नॉन एडिटिव होता है। एग्जाम्पल भी लिख दिया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। हाउ आर Kp एंड Kc रिलेटेड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। N2 + O2 2NO है, इसमें Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा, तो Kp इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, Kc इंटू RT का पावर डेल्टा Ng। अब जो रिएक्शन है इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी, 2 - 1 + 1, तो 2 - 2 0 हो गया, डेल्टा Ng 0, तो Kp Kc RT का पावर 0 1 हो जाएगा। Kp और Kc, देखो ये गलत लिख दिया, RT का पावर 0 होगा, यहाँ पे गलत है, नहीं तो किसी को चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये मिस्टेक किया इन्होंने। तो Kc इंटू RT का पावर 0 लिखना था, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है ना, RT का पावर 0 है तो इसे हम लोग 1 लिखेंगे, Kc इंटू 1, Kp इक्वल्स टू Kc। आंसर तो सही लिखा है लेकिन ये बीच में मिस्टेक किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन सी, इससे पहले इन्होंने किया है, सेक्शन सी देखते हैं अब सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन है, जिंक एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन दिया है, जिंक HCl के साथ ZnCl2 और H2 बना रहा है। इफ़ 30 ml ऑफ जिंक एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग 0.52 मोल ऑफ HCl। ठीक है, 30 ml जिंक है बच्चे, इसमें थोड़ा मिस्टेक हमें लग रहा है क्योंकि ये जो है जिंक सॉलिड है, तो सॉलिड का ml नहीं होगा, यहाँ पे ग्राम होना चाहिए, तो ये ग्राम होगा। 0.3 ग्राम जिंक आर एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग 0.52 मोल HCl, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, तो देखो इन्होंने पता नहीं कैसे सॉल्व किया है। जिंक का 0.3 ग्राम दिया है, तो इसका पहले हम लोग मोल निकाल लेंगे। तो मोल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अगर मास लें तो 0.3 डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है 65.3, तो 65 मोल। इन्होंने देखो 0.3 मोल ले लिया। अच्छा चलो, ml है, ml को मोल मान के चल रहा है, तो मैं जो भी बच्चे ग्राम या मोल जो भी लिया होगा दोनों का मैं करेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। तो इन्होंने जो जिस बच्चे का हमने कॉपी शेयर किया, इन्होंने ml को मोल में लिया है। ठीक है, तो देखो हमारे पास 1 मोल जिंक के लिए 2 मोल HCl होना चाहिए। 1 मोल जिंक रिएक्ट्स विथ 2 मोल HCl टू प्रोड्यूस 1 मोल हाइड्रोजन। तो 0.3 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 के लिए 2, तो 0.3 के लिए कितना चाहिए, 0.6 मोल चाहिए। हमारे पास है कितना HCl, 0.52। HCl कम है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट इज HCl। सो 0.52 HCl गिव कितना होगा वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमें लिमिटिंग रिएजेंट में सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको। इन्होंने सही सॉल्व किया बच्चे, इन्होंने मोल लेके सॉल्व किया, मास लेके भी कर सकते थे, क्योंकि हमें ml में दिया है तो जिंक तो ml में होगा नहीं, जिंक सॉलिड है। HCl हमारे पास क्या दिया है, एक्वस दिया है बैलेंस करके, ZnCl2 एक्वस दिया है और हाइड्रोजन गैस दिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन में जिंक 0.3 मोल ले लेते हैं ml के बदले, और ये जो है 0.52 मोल है। ठीक है, तो एक तो तरीका हमने बताया था, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जिंक का 0.3 हो गया, ये 0.52/2 0.26 हो गया, कम है 0.26 0.3 से, तो लिमिटिंग रिएजेंट HCl हो जाएगा। लेकिन बोर्ड में हमने बोला था इसी तरह से करोगे, 1 मोल जिंक रिक्वायर्स 2 मोल HCl, therefore 0.3 मोल जिंक रिक्वायर्स 0.6 मोल HCl, but HCl is less, therefore limiting reagent is HCl। अब हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस। तो अब देखो ऊपर बना देता हूँ सिंस बी पार्ट, ए पार्ट तो निकल गया हमारा यहाँ से। बी पार्ट में क्या है, 2 मोल HCl प्रोड्यूस कितना, 1 मोल हाइड्रोजन।
हमारे पास कितना HCl है 0.52, तो पहले 1 से निकाल लेते हैं, 1 से कितना होगा 1/2 मोल हाइड्रोजन, तो देयरफॉर 0.52 मोल HCl प्रोड्यूस 1/2 इंटू 0.52, तो 0.26 मोल हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला विथ सुटेबल एग्जाम्पल, हाउ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो पहले डिफाइन करना है एम्पेरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला को। एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन ए केमिकल कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल जैसे CH2O है। मॉलिकुलर फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर लेते हैं एटम्स का। मॉलिकुलर फार्मूला इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, जैसे कि ग्लूकोज का C6H12O6। रिलेशन होता है मॉलिकुलर फार्मूला n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n जो है होल नंबर होता है जिसे हम लोग निकालते हैं मॉलिकुलर मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, व्हाट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी, व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी डज इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड वेयर एज डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा दैट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करता है, क्यों इंक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ऊपर से नीचे आने में आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। देखते हैं बच्चे क्या लिखा है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट कॉल्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब कैसे क्यों होता है ये हमने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हाउ डज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वेरी विथ ग्रुप एंड पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो इंथैल्पी चेंज होगी। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विथ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इट्स कोरस्पॉन्डिंग एनायन। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो इंथैल्पी चेंज होगी, अब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनायन ही बनेगा, तो उसे ही बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जनरली इंक्रीज करेगा ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इन्होंने किया है, फिर मतलब 5, 6, 7, 8 इन्होंने बाद में किया होगा, देखते हैं। 9 देखो, CH3CN CH2 मिथाइल साइनाइड, गलत है, ऊपर भी इन्होंने गलत किया था, 2 कार्बन है तो इथेन लिखेंगे नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट है CHO CH2 CHO, तो 4 कार्बन का चेन बन गया, 2, 3, 4 ब्यूटेन 1,4 डायल, एकदम सही है। तीसरा देखो 1, 2, 3, 4 ब्यूट 1 इन, एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिराइव ए मैथमेटिकल रिलेशन फॉर इट, डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है, तो एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट मे ऑल्सो डिफाइंड एज टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स दैट इज द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मैथमेटिकल रिलेशन इस तरह से हमने बताया था, अगर कोई हमारे पास सब्सटेंस है उसकी इंटरनल एनर्जी E1 है, ठीक है, इसमें हमने हीट Q दिया, वर्क डन W किया, एनर्जी E2 हो गया, तो Q प्लस W क्या हो जाएगा, E2 हो गया, E, तो E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 को हम लोग डेल्टा E लिख देते हैं इक्वल्स टू Q प्लस W, यही होता है मैथमेटिकल रिलेशन, यही इन्होंने निकाला। U जो है कैपिटल लिखना चाहिए, हम लोग कैपिटल U से इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास अब, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, गिव 2 एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड ए कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इट इज़ ए बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये तो रीजन हो गया। आयनिक बॉन्ड को जो डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन, दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। जैसे Na प्लस Cl माइनस, NaCl बनाया, Na प्लस और Cl माइनस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, Na प्लस एक आयन कैटायन है, एनायन है, इसके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो डेफिनेशन इसका पूरा सही नहीं है, ये रीजन लिख दिया है। ठीक है, पूछा इसके एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, NaCl कैल्शियम फ्लोराइड, एकदम सही है।
अब डिफरेंस पूछा आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में। तो आयनिक बॉन्ड होता है ट्रांसफ़र ऑफ आयन के कारण, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, और कोवैलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। एकदम सही है और एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी। वीबीटी और एमओटी में डिफरेंस पूछा गया है। तो देखो ये 3 मार्क्स का है, तो 3 डिफरेंस, अच्छा इन्होंने डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ दोनों, अच्छा मेन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज़ भी पूछा है, तो 2, ठीक है, फिर तो दोनों चीज़ पूछा है। वीबीटी इज ए बेसिक थ्योरी दैट इज़ यूज टू एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल यूजिंग हाइपोथेटिकल मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एकदम सही बताया, सिग्मा और पाई बॉन्डेड मॉलिकुलर ऑर्बिटल से इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है और इसमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, जिसमें एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। सिमिलरिटी क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड मॉलिक्यूल सेम होता है, तीनों में ऑब्बो रूल, पॉली रूल और हुंड रूल फॉलो होता है। बोथ द थ्योरीज इंक्लूड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब शेयर नहीं होता है, न्यूक्लियस अपने जगह पे ही होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। दोनों थ्योरी में ये सिमिलरिटीज़ है। अकॉर्डिंग टू बोथ थ्योरी द एनर्जी ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट कंपेरेबल। जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बच गया है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस। सिग्मा एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। द बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग है। ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग मतलब लेटरल ओवरलैपिंग है। इसमें फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अबाउट पॉसिबल है, पाई बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। एस एस पी पी और एस पी तीनों से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड ओनली पी पी ओवरलैपिंग से बनेगा, ठीक है। अब बी सी हो गया। अब लास्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि सेक्शन डी में है, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन डी देख लेते हैं, लास्ट सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स लिखने हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस corresponding for almost the entire mass of atom. It is tension of Rutherford atomic model, ठीक है। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं था, मेन पोस्टुलेट्स लिखना था इसका, मेन पोस्टुलेट्स बोला है, ये सब लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, लिख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन परमिटेड सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनिट रेडियस, उससे ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल और एनर्जी सेल, ये भी लिखना था यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या एनर्जी सेल। द परमिटेड ऑर्बिट्स आर दोज फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। h अपॉन 2π इसे ही हम लोग h क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम mvr एन h अपॉन 2π के इक्वल होना चाहिए, एन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जब इलेक्ट्रॉन, हाँ यहाँ पे वो उसके बदले यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और इसे KLMN या 1 2 3 4 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो जब लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और हायर से और लोअर में आएगी तो एनर्जी रिलीज होगी, यह भी सही है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल को ये फॉलो करेगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन पोस्टुलेट्स में ये नहीं आता है। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, इसका सेकंड क्वेश्चन आ गया। चलो इसमें एक चीज़ इन्होंने छोड़ दिया, इसके पूरे मार्क्स इनके नहीं मिलेंगे। मेन पोस्टुलेट्स जो था, जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा तो जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mv²/r दैट विल बी इक्वल टू इनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 अपॉन r²। ये पोस्टुलेट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिखना पड़ेगा। और जो एनर्जी का जंप बता रहे हैं, हाई से लो में बताओगे रिलीज हो रही है और लोअर से हायर में बताओगे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये भी डायग्राम बना के बताना है इसमें, ठीक है। हमने नोट्स में बताया भी है, एक बार देख सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बताया, स्टेट एंड एक्सप्लेन ली चैटेलियर प्रिंसिपल विच फैक्टर्स कैन अल्टर इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल का इसमें स्टेटमेंट बताना है, फिर इफेक्ट बताना है। कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट शिफ्ट करेगा, और अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, हमने उल्टा बोल दिया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट करेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे
तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट होगा। उसी तरह टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा, क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम घट जाएगा, और एंडोथर्मिक में के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। ठीक है, इफेक्ट ये क्या लिखा है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इट इज़ टेम्परेरी इफेक्ट, ये जो है दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल या डबल बॉन्ड, ठीक है, टू वन ऑफ द डबल बॉन्ड एटम्स, यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये तब होगा जब इसमें एक्सटर्नल रीएजेंट आएगा। ये भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो हमारा ग्रुप है उसी साइड आएगा, इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, जैसे ये है तो ये साइनाइड जो है यहाँ पे अटैक करेगा तो इधर आएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ये एक्सप्लेन करना था। हाइपर कंजुगेशन कोई हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ये भी परमानेंट इफेक्ट है। इट इज़ डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पहले बताओगे इट इज़ परमानेंट इफेक्ट, फिर बताओगे डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड थ्रू द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ए डबल बॉन्ड विथ द सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेकर-नाथन इफेक्ट। ये इसमें एक चीज़ और बताओगे, सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ नहीं होगा, डबल बॉन्ड और कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड के बाद और करके लिखोगे कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल, या डबल बॉन्ड और वैकेंट पी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ए डबल बॉन्ड और वैकेंट पी ऑर्बिटल, दोनों लिखना पड़ेगा इसमें। ओके बच्चे, तो इस तरह से हमने ये पेपर डिस्कस किया।